Okay. Okay, we just have to start. This is the first question, or basically you can say the 52 या 51, 51, हाँ, जो भी होगा. तो सेकंड 2 मार्क वाला क्वेश्चन से ये पहला क्वेश्चन है. तो एनीबडी हु इज गोइंग टू डू, then after that we are going to similar type, same process we are going to follow. First we are going to see the IIT JAM previous year questions, then the similar practice questions. Okay. Okay, so and इट्स ए लॉन्ग टाइम. हमने कभी मतलब थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा अभी कंटिन्यू करेंगे. एवरी डे शायद कुछ कुछ रखेंगे, नहीं तो अल्टरनेट डे में रखेंगे ताकि इसको कंप्लीट कर सके. ओके, सो विद इन दिस कन्वर्सेशन कैन एनीबडी रेडी? किसी को? Yes, sir. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? ये सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने भी आपको दिया था. यहाँ पे रेडियो न्यूक्लियोटाइड 2 हैं, ठीक है, ए एंड बी. Okay, but in our zeros platform there is a nucleate, and that question is also discussed in our group also. There is 3, A, B, C. Okay, the first thing is that if you're trying to see the half-life period of a radionuclide A is double that of radionuclide B. मतलब ये जो radionuclide A है, A का half-life period अगर मान लेते कि T half A of T half, okay, and the इसका B का half-life period अगर मान लेते कि T, हाँ, बी टी हाफ. ओके, बी ऑफ टी हाफ. ओके, तो इट इज़ बेसिकली सम ईयर, इट मे बी सम ईयर, एंड दिस इज ऑल्सो सम ईयर. एज मतलब पीरियड मतलब क्या है, कुछ 5 साल 10 साल ऐसे कुछ होगा, या फिर कुछ काम मतलब जो कुछ ईयर में होगा. ओके, तो ये आपको ये बोल रहा है कि ए ऑफ टी हाफ, ओके, मतलब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोन्यूक्लियोटाइड ए इज बेसिकली क्या होगा, इज इक्वल टू डबल, गेटिंग माय पॉइंट ना, डबल ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोन्यूक्लियोटाइड बी. तो उसका मतलब थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं. अगर मान लें कि इसका जो हाफ-लाइफ पीरियड है ए का, मान लेते हैं कि 10 ईयर, ठीक है, तो उसी टाइम में बी का कितना होगा? एनीबडी व्हाट विल द हाफ-लाइफ पीरियड ऑफ बी? दैट इज योर 5 ईयर्स. एवरीबडी इज गेटिंग ना. अगर कोई भी जाम के एग्जाम में या फिर कोई भी मतलब गेट के एग्जाम में ऐसा भी इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हो ना, तो कोई छोटा सा मतलब ले लो कि लेट अस कंसीडर कि 10 ईयर इज बेसिकली द हाफ-लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोन्यूक्लियोटाइड ए. देन एज पर द क्वेश्चन देन वी कैन राइट दैट द हाफ-लाइफ पीरियड ऑफ बी इज बेसिकली 5 ईयर. तो उसका मतलब क्या है, जब ए एक हाफ-लाइफ पीरियड करेगा, मतलब व्हेन ए इज गोइंग टू एक्सपीरियंस 1 हाफ-लाइफ पीरियड, then at that time B is going to experience how much? Anybody? How many? Anybody? Think about it logically. 10 साल नहीं, हाफ नहीं, देखो अभी देखो 10 साल, इसको एक हाफ लाइफ पीरियड के लिए उसको 10 साल लगता है ए को, तो बी को उसी टाइम में 5 साल लगता है. लेकिन जब ये एक हाफ लाइफ पीरियड करेगा तो उस टाइम में कितना ईयर हो गया होगा? 10 साल. तो 10 साल के बीच में कितने बार हाफ लाइफ पीरियड एक्सपीरियंस किया होगा बी ने? 2 बार. ओके, एवरीबडी इज गेटिंग ना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अगर ये समझ में आ गया ना, तो देन वो 4 न्यूक्लियोटाइड हो या 3 न्यूक्लियोटाइड हो, जितने भी न्यूक्लियोटाइड हो उनको आप रिलेशन निकाल सकते हैं. सेम थिंग. तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो. मैंने बस कंसिडर करने के लिए 10 ईयर लिया है, तो यू कैन टेक एनी नंबर. अदरवाइज आपने बस x 2x ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दैट विल बी मच मोर डिफिकल्ट. अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू ले लें तो इट विल बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ओके ओके, द सिंपल थिंग, व्हेन द ए इज गोइंग टू एक्सपीरियंस एज पर दिस लाइन. तो यहाँ तक हाँ, ये पहला जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ये है कि व्हेन ए इज गोइंग टू एक्सपीरियंस 1 हाफ लाइफ पीरियड, एट दैट टाइम एट द सेम टाइम द बी इज गोइंग टू एक्सपीरियंस 2 हाफ लाइफ पीरियड, 2 हाफ लाइफ्स. ओके, it is the most important thing. Then after that there is a similar thing, there will be no problem. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि the fraction of a remaining when a का फ्रैक्शन कितना बचा होगा जब b is going to reduce to 1/64. सिंपल थिंग, क्या करना होगा, when b is going to reduce to 1/64, ये कितना हाफ लाइफ पीरियड देखा जाएगा. हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है, वो क्या है, n/n0 इज बेसिकली 1/2 to the power n. n इज बेसिकली क्या है, व्हाट इज द n? नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स. ये जो कैपिटल n है ये क्या है? एनीबडी? कंसंट्रेशन और यू कैन से मास जो भी बचा हुआ है रेडियो न्यूक्लियोटाइड का आफ्टर सम टाइम, ठीक है. एंड n0 इज द इनिशियल. गेटिंग माय पॉइंट ना. ओके, द सेम थिंग. अगर मान लेते हैं कि इट इज बेसिकली n/n0 इज बेसिकली 1/64, ठीक है. तो फिर इसको कैसे करना है, तो इसको अगर सिंपली हम यहाँ पे लिखे तो यू कैन डू इन द अदर फॉर्मेट ऑल्सो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द प्रॉपर फॉर्मेट. 1/64
1/64 इज बेसिकली 1/2 टू द पावर n। तो सिंपली 2 टू द पावर n इज बेसिकली 64। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना होगा मीन। ओके तो ये हो गया 6। ओके तो ये लिखा हुआ है कि when b is going to reduce to 1/64 तो it is going to face how many numbers of half life period 6 half life periods। ठीक है तो अभी ए कितना हाफ लाइफ पीरियड यूज किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड का कोई एज नहीं दिया गया है कि इतना इसका हाफ लाइफ पीरियड है उसका हाफ लाइफ, बस आपको एक इमेजिन करना है जब ये 6 हाफ लाइफ पीरियड एक्सपीरियंस किया करेगा बी तो ए उसी टाइम में कितना एक्सपीरियंस करेगा हाफ 3 12 गेटिंग में नहीं 12 नहीं, Three. देखो ये 2 के टाइम में ये एक करता था व्हेन इट इज एक्सपीरियंसिंग 2 हाफ लाइफ पीरियड्स इट इज एक्सपीरियंसिंग 1, व्हेन इट इज एक्सपीरियंसिंग 6 तो इसी टाइम में क्या होगा इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस A will experience 3. 3 हाफ लाइफ पीरियड। ओके एंड वन मोर थिंग, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने पहले से लिया था कि बी का 5 या ठीक है तो 6 हाफ लाइफ पीरियड के लिए अभी टाइम कितना हुआ होगा 30। गेटिंग में पॉइंट ना थोड़ा सा एक एज्यूम्पशन ले लेते हैं 30 तो 30 के टाइम में, लेकिन इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है ए का तो 10 ईयर, तो 10 ईयर 30 डिवाइड बाई 10 ईयर तो कितना हाफ लाइफ पीरियड हुआ 3। ओके इट इज दैट मच ईजियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इट विल बी ईजियर। ओके तो 3 हाफ लाइफ पीरियड अगर होगा तो एक हाफ लाइफ पीरियड में कितना आता है 1/2, तो सेम फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज कि n/n0 इज बेसिकली 1/2 टू द पावर n, तो n यहाँ पे क्या है 3। ओके तो इट इज बेसिकली 1/8, तो 1/8 कितना है 0.125। एवरीबडी इज गेटिंग ना हाउ टू डू दिस थिंग्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मतलब कहीं पे भी कंफ्यूज हो गया ना तो ये वाला मेनली रेडियो एक्टिव केसेस में तो ये एक एज ले लेना कि बी का अगर मान लेते कि 5 साल है तो उसी के केसेस में ए का हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 10 ईयर, या फिर सिंपली अगर मान लेते कि ए का यहाँ पे दे देता कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोन्यूक्लिड ए इज बेसिकली हाफ ऑफ, तो फिर क्या होता एनीबडी, तो ये अगर 10 हो गया तो ये कितना होगा एनीबडी 20 हाँ तो वही सेम केसेस द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोन्यूक्लिड ए इज हाफ ऑफ रेडियोन्यूक्लिड बी, तो उसका मतलब ये 10 हो गया तो ये इट विल बी 20। 20 ओके सो द सेम थिंग, बस थोड़ा सा आपको एक कोरिलेशन निकालना है, देन आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस यू विल गेट योर आंसर। एंड वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट हैव टू पुट योर आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे तो 1/8 ऑटोमेटिकली आ जाएगा 0.125, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर द कैलकुलेशन डोंट बी दैट मच हैप्पियर कि मेरा निकल गया कि ये हो गया, जस्ट ट्राई टू put your answer with the appropriate decimals। okay so you just have to see some, if anybody has any doubt in this question just try to hold that doubt, and after completing this question, this similar practice question, I think your doubt will be cleared। okay so let's see what is happening here। see मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ओके थोड़ा सा आप देख लेना कि व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू। ओके हियर ही जस्ट ट्राइंग टू टेल यू देयर इज 3 रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड, तो पहला वाला ए हो गया, दूसरा वाला बी एंड तीसरा वाला इज बेसिकली योर सी। ओके इज इट क्लियर, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप इन बिटवीन देम, बिकॉज इट यहाँ पे डायरेक्टली आपको हाफ लाइफ पीरियड नहीं दिया गया है कि इसका 5 साल है, उसका 10⁻⁻11 ईयर्स है या फिर से यहाँ पे नहीं दिया गया है। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियड भी यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि ये स्ट्रोंशियम का है, ये रोबिडियम का है, या फिर यूरेनियम का है, यहाँ पे नहीं है। तो दैट्स वाई he is just trying to give a hypothetical condition and trying to ask you if the fraction of C remaining in this period, then what will be the A and then what will be the B, just like that। okay be comfortable। okay so what is happening here, we just have to find out the correlationship in between them। so first we are going to see the first sentence, the half life period of radionuclide A मतलब T half of A। okay तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ T half of A। okay इट्स डबल ऑफ रेडियोन्यूक्लिड बी, मतलब अगर मान लेते हैं दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ बी। ओके इज इट क्लियर, अभी तक समझ में आ गया? एवरीबडी इज गेटिंग ना, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोन्यूक्लिड ए इज डबल ऑफ रेडियोन्यूक्लिड बी, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुज हाफ लाइफ पीरियड इज बेसिकली डबल ऑफ रेडियोन्यूक्लिड सी। गेटिंग में पॉइंट ना, तो ये जो यहाँ पे है तो मतलब यहाँ पे सिंपली हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दिस इज बेसिकली योर 5 ईयर, नहीं यहाँ पे नहीं। ओके तो हाँ ये जो टी हाफ है, ठीक है, ये क्या है? ओके तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बी, ये क्यों इरेज नहीं हो रहा है? हाँ इट इज बेसिकली इक्वल विथ डबल ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सी। गेटिंग माय पॉइंट ना? Everybody is getting now? Yes sir। okay so simple relationship in between them, there is 3 radioactive nuclide or radionuclide you can say, there is A, B and C। तो C का डबल होगा क्या B, B का डबल होगा A,
सिंपल थिंग। अगर मान लें कि यहाँ पे हम कुछ एक आजिम्बल एक डेट डाल दें या फिर कोई एज डाल दें, अगर मान लेते कि टी हाफ ऑफ सी इज बेसिकली सो वही 5 ईयर वाला डाल देते, दिस इज अगर मान लेते कि 5 ईयर, तो उसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10 ईयर। ओके, तो देन दिस विल बी अप्लाई पीरियड ऑफ ए कितना हो जाएगा एनीबडी 20 ईयर। गेटिंग दिस पॉइंट ना एवरीबडी, देयर इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द ए बी एंड सी। ओके ओके, जिसको भी जहाँ पे भी डाउट आ रहा है ना थोड़ा सा पूछ लो, नहीं तो फिर बाद में जाकर आप बोलेंगे ना लास्ट में कि सर ये वाला समझ नहीं आया, तो दैट विल बी मच मोर डिफिकल्ट टू टेल यू कि एट व्हाट पॉइंट यू गट द कंफ्यूजन। ओके ओके, एंड सर एक बार कौन सा वाला, कहाँ से आपका डाउट हुआ ये बता लो शुरू से। हाँ जी सर। ओके सी, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर मान लेते हैं कि दिस इज ए, दिस इज रेडियोएक्टिव ए, ओके रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से समझो इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है रेडियो एक्टिव से, ठीक है। हाँ, ए एंड बी एंड सी। ओके, तो आपको ये क्या मतलब कहा गया है यहाँ पे कि इसका जो अप्लाई पीरियड है टी हाफ, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो टी हाफ एंड दिस इज ऑल्सो टी हाफ। ओके, आपको ये बोला गया है कि अगर मान लेते कि यहाँ पे मैं सी से बोलता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर ए से बोलता हूँ कि दी हाप्लाई पीरियड ऑफ रेडियोन्यूक्लिड ए, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 20 साल है। ओके, हाप्लाई पीरियड ऑफ रेडियोन्यूक्लिड ए इज बेसिकली 20 ईयर, मान लेते हैं कि 20 ईयर है। ओके, इज बेसिकली डबल ऑफ रेडियोन्यूक्लिड बी, तो मतलब अभी इसका हाप्लाई पीरियड क्या होगा एनीबडी, सिंपली 10। एवरीबडी इज गेटिंग ना, तो मान ले कि दिस इज योर 20 एंड दिस इज योर 10 ईयर, तो सिंपली देन उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा कि दी यहाँ से मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि रेडियो हाप्लाई पीरियड ऑफ रेडियोन्यूक्लिड बी इज बेसिकली डबल ऑफ रेडियोन्यूक्लिड सी। गेट मी पॉइंट ना, बी का तो क्या होगा वो डबल है किसका, सी का, तो सिंपली ये कितना साल हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा, ये 10 ईयर था, 5 ईयर। एवरीबडी इज गेटिंग ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 ईयर। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया कि जो इक्वेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा था टी हाफ ऑफ ए इज बेसिकली 2 times ऑफ टी हाफ ऑफ बी एंड द टी हाफ ऑफ बी इज बेसिकली सिमिलर विथ 2 times ऑफ टी हाफ ऑफ सी। ओके, तो कैन आई इरेज दिस वन बाय यूज यू कैन डू। आपका डाउट क्लियर हुआ ना कि क्या है यहाँ पे, जस्ट यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा ये वाला आराम से पढ़ लेना कि जो क्वेश्चन है तो वहाँ से यू कैन गेट दी रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। अदरवाइज अगर वहाँ पे भी कुछ डाउट्स होता है जस्ट पुट सम एजेस, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 डाले हैं, तो 5 के हिसाब से हमको पता लग गया कि अगर टी हाफ ऑफ सी हाप्लाई पीरियड ऑफ सी इज बेसिकली 5 साल हुआ है, तो बी हो जाएगा 10 साल और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 साल। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द फ्रैक्शन ऑफ सी रिमेनिंग। आपको वो निकालना है फ्रैक्शन ऑफ सी रिमेनिंग, ए इज रिड्यूस टू 1/3, तो सी का रिमेनिंग फ्रैक्शन आपको निकालना है। कैसे करेंगे, सिमिलर प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू यूज। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट एनीबडी, हाँ, हाउ मेनी हाप्लाई पीरियड्स इज बेसिकली गोइंग टू बी रिक्वायर्ड फॉर ए टू रिड्यूस इनटू 1/3 और 1/3। ठीक है, समझ में आ गया ना कि ये जो 1/3 को रिड्यूस होने के लिए ए को ये कितना हाप्लाई पीरियड लेता है, तो फिर वहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं कि सी का कितना अप्लाई पीरियड लगा होगा, तो अगर इतना लगा होए तो फिर वो कितना फ्रैक्शन अभी रिमेनिंग है। सिंपल प्रोसेस। ओके ओके, तो कैन एनीबडी लेट मी नो 1/3 होने के लिए तो कितना अप्लाई पीरियड लगेगा, तो सिमिलर प्रोसेस कि n/n0 इज बेसिकली 1/3, ओके 1/3 और यू कैन से देन 1/2 टू द पावर n, तो सिंपल 2 टू द पावर n इज बेसिकली 3, वही लॉग वाला ले लेंगे, log बेस 2 3 इज बेसिकली n, तो कितना हो जाएगा, लेट मी जस्ट कैलकुलेट 3 log बेस 2, तो 1.5849, तो फिर यहाँ पे इसको सिंपली ले लेते हैं 1.585, ओके, तो 1.585, ओके, तो इतने नंबर ऑफ अप्लाई पीरियड इज बेसिकली गोइंग टू बी रिक्वायर्ड फॉर ए टू रिड्यूस टू 1/3, ओके। तो जब ये टी हाफ, तो हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर 1.58 ईयर हुआ है, ठीक है, तो मतलब जब ये एक हाप्लाई पीरियड फेस कर रहा होगा, ठीक है, 20 साल में एक हाप्लाई पीरियड होता है, वही 20 साल में टाइप सी और यू कैन से टी हाफ ऑफ सी कितना हाप्लाई पीरियड एक्सपीरियंस करेगा एनीबडी, 4 एवरीबडी इज गेटिंग ना, हाउ इट इज 4, बिकॉज अगर हम एक टाइम पीरियड ले लें कि 20 साल, तो 20 साल में तो ए कितना हाप्लाई पीरियड फेस करेगा, एक, ठीक है, उसी टाइम में मतलब वही 20 साल में सी कितना हाप्लाई पीरियड फेस करेगा, 4,
ठीक है, वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। जब ये 1 करता है ये 4 करता है, जब ये 1.585 टाइम्स करता है तो फिर ये कितना टाइम करेगा? एनीबडी? 1.585 इंटू 4, एवरीबडी इज गेटिंग ना? यस सर। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे जो कैलकुलेट किए थे उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम उसका अप्लाई पीरियड निकाल सकें। ओके, सो दिस विल बी द नंबर ऑफ अप्लाई पीरियड्स इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंस बाय सी। ओके, व्हेन ए इज गोइंग टू रिड्यूस टू 1/3। ओके ओके, कितना आया? दिस विल बी 6.33985. This number of half life period is going to be experienced by C radioactive nuclide when A is going to be reduced 1/3. ओके ओके, तो फिर फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 1/2 टू द पावर ये वाला जो नंबर 6/6.33985. ओके, हाउ टू डू दैट? सिंपली इसको मेमोरी क्लियर कर लेते हैं, मेमोरी सेव। ओके, देन 1/2 का आपको पता है 0.5 टू द पावर मेमोरी रीड, तो इट इज गोइंग टू गिव यू 0. ये आंसर 0.01। कहाँ तक? कितना डेसिमल कुछ पूछा है? 3 decimal. 3 decimal, दैट मीन्स द आंसर विल बी 0.012। ठीक है, द आंसर विल बी 0.012। ओके, सो सबको समझ में आ गया ना? यहाँ पे अगर मान ले कि 4 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दे दें तो फिर वहाँ पे कुछ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, समेशन कुछ भी कर लें। अगर यहाँ पे मान लेते कि बी का ये दे देता कि द रेडियो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बी, हाँ, द समेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बी एंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सी इज बेसिकली द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए। ठीक है, तो फिर वो कैसे बनेगा? तो टी हाफ ऑफ ए इज बेसिकली टी हाफ ऑफ बी प्लस टी हाफ ऑफ सी। तो ये जैसे देते हैं तो फिर आपको एक मतलब ऐसे एक लेना होगा कि मतलब टी हाफ अगर मान लेते कि एक्स लेते हैं, इससे तो नहीं देगा क्योंकि इनके बीच में फिर रिलेशन देना पड़ेगा बी और सी के बीच में, तो डबल दे देगा। ठीक है, अगर मान लेते कि ये डबल हो गया, ये 5 साल हुआ था, ये 10 साल, तो फिर ये कितना साल बन जाएगा? 15। ठीक है, तो ऐसे एक रिलेशन बना के तो फिर आपको पूछेगा कि अगर बी इतना रिड्यूस हुआ है तो सी कितना रिड्यूस होगा। तो अभी तक तो ये 2 में ही रुका है एग्जाम, मैंने 3 का दे दिया है तो इन ऑर्डर टू क्लियर ऑल दी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। ओके, एनीबडी हैज एनी डाउट? आई जस्ट हैव टू मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपली क्या करना है? 40 इंटू 40 पहले वॉल्यूम निकालना है। 40 इंटू 40 ये तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 40 इंटू 40 दैट इज 1600 इंटू 3 4800 4800 इंटू 2.75 को केजी पर मीटर क्यू में कर लें तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये तो मीटर क्यू में है तो 2750। सर 13200 आंसर। 132 नहीं, इसको आपको मेट्रिक टन में डालना है। ठीक है, ओके, तो 4800 दैट इज योर वॉल्यूम। देन उसके बाद मैंने डेंसिटी ऐड कर दिया। ओके, देन वी आर गोइंग टू गेट द रिजर्व, बट वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द टोटल मेटल कंटेंट, सो दैट्स व्हाई यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द आसे वैल्यू आल्सो। ओके, तो दिस इज बेसिकली 132, ये शायद आपने ये रिजर्व निकालें, टोटल मेटल कंटेंट निकालना होगा। ओके, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 1.5 वेट परसेंटेज, मतलब 100 ग्राम पे 1.5 ग्राम आपका क्या होगा? कॉपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने केजी निकालें? 132 इंटू 10⁵ kg, तो उसका 1.5% आपका क्या है? कॉपर, जो कि टोटल मेटल कंटेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100, तो दिस विल बी द आंसर। तो दिस विल बी द केजी, आंसर इन केजी। ओके, बट वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट इन मेट्रिक टन, तो क्या होगा? सिंपली डिवाइडेड बाय 1000। गेट माय पॉइंट ना? द आंसर विल बी 198। ठीक है, तो फिर हमने क्या क्या किए? पहले वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द माइनेबल ओर ब्लॉक, दैट इज बेसिकली 40 इंटू 40 इंटू 3 मीटर क्यूब। ये कितना हो सर जाएगा? मेट्रिक टन मींस टन। हाँ, मेट्रिक टन मीन्स सिंपली टन। ठीक है, 10⁻³ kg। ओके ओके सर, ओके सर। तो इट इज बेसिकली 16 इंटू 3 दैट विल बी 4800 मीटर क्यूब। देन उसके साथ यू कैन जस्ट फाइंड आउट, मल्टीप्लाई द बल्क डेंसिटी। ओके, इट इज गोइंग टू गिव यू द रिजर्व। ओके, देन रिजर्व के साथ अब क्या करना होगा? यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द आसे वैल्यू। ये कभी कभी मेटल कंटेंट में दे देता है। ठीक है, these are the similar thing, आसे वैल्यू, then it is going to give you the total metal content। सर रिजर्व बोला होगा तो ऐसे वैल्यू तो ऐड नहीं करना पड़ा, नहीं, करना पड़ेगा। आज अगर सिर्फ आपको पूछा है कि रिजर्व कितना है, देन यू जस्ट हैव टू रिमूव द आसे वैल्यू। अगर दिया भी है तो यू हैव टू रिमूव दैट। ओके
Okay, total metal content in metric ton will be 198 metric. अगर टोटल मेटल कंटेंट पूछा है देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द ऐसे वैल्यू, क्योंकि आप समझो कि मतलब बात को समझो क्या है। आपने पढ़े होंगे कि रिजर्व रिसोर्स ये सब पढ़े होंगे इकोनॉमी जियोलॉजी में। तो एक्चुअली क्या है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे गैंग मिनरल्स भी हैं, ठीक है, और यू कैन से ओर मिनरल्स भी हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जो ओर मिनरल्स हैं उनका बॉल डेंसिटी आपको पता है, ओके। तो जब बॉल डेंसिटी निकालते हैं तो ये गैंग प्लस ओर का आता है, गेटिंग माय पॉइंट ना। तो अगर मान लेते कि कोई एक और मिनरल ले लें तो उसका गैंग मिनरल अभी ठीक है, तो अभी उसको मतलब थोड़ा सा और कंफ्यूज ना करें, तो डायरेक्टली बोल दें। अगर मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है, ठीक है, तो उसका कोई प्रॉपर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम से ये जो गैंग के साथ जो और मिनरल मिल के आता है तो ये बॉल डेंसिटी में क्या होगा ना, ये रिजर्व होके आएगा, जिसमें क्या होगा, गैंग भी होगा और मिनरल भी होगा। लेकिन अगर सिर्फ अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड है किसमें, और में, क्योंकि वो तो हमारा प्राइमरी गोल है, हमको और में और तक जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, तो ये और के लिए एक आसे वैल्यू दिया गया होगा, ठीक है। जो ये बेसिकली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मतलब वो अभी गोल्ड का जैसे कि काम अगर कहीं पे मिल रहा है तो फिर निकाल लो, लेकिन आयरन अगर उसी कंटेंट में मिलेगा तो कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि आयरन तो उसी मतलब सेम प्राइस में कहीं पे अगर हाई कंटेंट में मिल रहा है, ठीक है। तो ये आसे वैल्यू के लिए तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम ये ओर का और यू कैन से मेटल कंटेंट का निकाल सकें, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट है। अगर मान लें कि सिर्फ आपको रिजर्व पूछा है तो फिर वॉल्यूम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, बॉल डेंसिटी को, जो कि उसमें गैंग भी है, ठीक है। Just try to see where you got the wrong information. Okay. तो यहाँ पे क्या गया है कि दिस इज बेसिकली 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। तो जो मैप का क्या है स्केल यहाँ पे है 1:50,000। तो इसका मीनिंग क्या है, 1 सेंटीमीटर एंड द मैप इज बेसिकली 50 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, ओके। तो ये मैप में कितना है 2 सेंटीमीटर, तो उसमें अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि इसका साइड क्या है। तो स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर एक साइड मिल गया देन इट इज गोइंग टू गिव यू उसका क्यूब आपको दे देगा, क्योंकि सबका साइड सेम ही है, ओके। देन उसके बाद दिस इज बेसिकली योर वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, बल्क डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बल्क डेंसिटी करेंगे तो रिजर्व, अभी अभी किए हैं। रिजर्व के साथ फिर क्या करेंगे, आसे वैल्यू, तो फिर क्या मिलेगा, टोटल मेटालिक कंटेंट। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कौन कौन सा हमको अवेलेबल है। तो ये सब अवेलेबल है, बस आसे वैल्यू पूछा गया है। तो क्या करेंगे, देखो अभी गेट कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, ओके। तो जस्ट फोकस यार कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, दैट मीन्स हाउ मच सेंटीमीटर इज बेसिकली ऑन द ग्राउंड, 2 into 50,000, 2 into 50,000 दिस सेंटीमीटर, बट वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट इन मीटर, ठीक है। तो उसको मीटर कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर है तो उसमें मीटर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर हो गया, तो 1000 मीटर। उसको किलोमीटर मत अभी करो क्योंकि सबको मीटर में कर दो ताकि आपको आसान हो जाए, क्योंकि ये डेंसिटी वाला ना यहाँ पे क्या पूछा है कि टन में, मिलियन टन में, ठीक है, ओके। दिस इज बेसिकली योर वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ हमको क्या मल्टीप्लाई करना था, बॉल डेंसिटी सिंपली। तो बॉल डेंसिटी क्या इसमें कैसे है, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको अगर केजी पर मीटर क्यूब में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2800, ओके। तो इंटू 28 सॉरी 2, ये देखो ये कभी कभी स्लिप हो जाता है तो थोड़ा सा चेक कर लेना कि आपने पुट किए हैं या नहीं किए। 2800 केजी पर मीटर क्यूब, इतने केजी हमारे पास अभी रिजर्व है। उसमें से टोटल मेटलिक कंटेंट हमारा 56 मिलियन टन दिया गया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, कितना आया था 20। सर वॉल्यूम क्यों नहीं किया, कौन सा बोला, सर 1000 वो तो एक साइड का हुआ ना, तो वॉल्यूम क्यों नहीं किया। हाँ आई फॉरगॉट टू दैट, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। Yes. हाँ तो 1000 इंटू उसका क्यूब, सॉरी 1000 उसका क्यूब, ओके। तो दिस वन इंटू आपका क्या आ जाएगा 2800। तो ये कितना आया टोटल, कितना जीरो आएगा यहाँ पे, 10⁹, ये 2, तो 10⁹ इंटू 2800 kg per meter cube, this one is meter cube into
जो भी यहाँ से वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं किए हैं, देन उसके बाद मिलियन टन, तो दैट मीन्स 56 इंटू मिलियन हो गया आपका 10⁶, टन हो गया आपका 10⁻³ kg। ओके, इज इट क्लियर? तो यहाँ से थोड़ा सा काट देते हैं, तो इफ दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड 10⁹, दिस इज 10⁹ इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, देन उसके बाद ओके, तो 56 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 100, दिस विल बी द आंसर। तो 56 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 100, ओके, सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर वैल्यू। ओके, सिंपली आप यहाँ पे एक लाइन लिख के तो यू कैन जस्ट डू कि व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू। ओके, सो एवरीबडी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना कि कैसे करना है। इट्स लुक्स मच मोर डिफिकल्ट कि भाई मैप दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे डाले गए हैं, ठीक है, तो बट इट इज़ दैट मच ईजियर, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे टेस्टेड हो गए। ये अगर इसको आप मतलब ब्रेक करोगे ना, तो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, ओके, देन उसके बाद ये हो गया 2 मार्क क्वेश्चन, इट इज़ बेसिकली 2-3 मार्क क्वेश्चन, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। Yes, sir, 625. हाँ, तो हाउ टू डू दिस वन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू don't type in the comment box, okay, because I am unable to access that one, okay, so this is basically यहाँ पे क्या गया है कि ये ठीक कितना है 30 किलोमीटर का, ठीक है, टेम्परेचर एट द सरफेस इज बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो आपको पूछा है कि बॉटम में कितना होगा, ओके, दैट इज इन सेल्सियस, तो देयर इज नो कन्वर्जन इशू, ओके, तो आपको क्या पूछा गया है कि इसको ये बोला गया है कि ये 15 किलोमीटर तक आपका जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, दैट मीन्स एवरी किलोमीटर में आपका 25 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर के बाद यहाँ पे बेस में कितना होगा, एनीबॉडी? तो 25 जो कि पहले था 25 इंटू 375 डिग्री 375 डिग्री सेल्सियस, एवरीबॉडी ये कितना आएगा 25 इंटू 15, 375 कैसा आएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन 375 है, हाँ सर 400। दिस इज 275 डिग्री सेल्सियस, तो 375 प्लस 25 दैट इज योर 400 डिग्री सेल्सियस, ओके, देन अगेन वी हैव 15 किलोमीटर बिकॉज द टोटल थिकनेस इज 30 किलोमीटर, दिस इज 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना है जो थर्मल ग्रेडियंट 15 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, दैट मीन्स एवरी किलोमीटर में आपका 15 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। तो आफ्टर 15 किलोमीटर हाउ मच इज गोइंग टू बी एडेड, 15 इंटू 15 दैट इज 225 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पहले कितना था 400, तो 400 प्लस 225 दैट इज जो 625 डिग्री सेल्सियस, नीचे आते तक ये 625, समझ में आ गया ना? देखो जब अभी 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे था, व्हेन यू जस्ट ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ देयर इज ए जियोथर्मल ग्रेडियंट अप टू 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक यही जियोथर्मल ग्रेडियंट फॉलो होता है। तो हर एक किलोमीटर में मतलब अगर मान लेते कि आपने 1 किलोमीटर आया तो कितना होगा, ये पहले 25 था तो फिर 25 ऐड हुआ तो कितना हुआ 50, तो फिर दूसरा 2 किलोमीटर के बाद कितना होगा 50 प्लस 25 75, तो ऐसे इंक्रीज होते 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 व्हेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू टच द बॉटम ऑफ द 15 किलोमीटर थिकनेस थिक क्रस्ट, तो कितना होगा, इट इज़ बेसिकली 400 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद जियोथर्मल ग्रेडियंट चेंज हो गया 15 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, तो मतलब अभी अगर मान लें कि ये 16 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मैंने ऐड किया, 15 किलोमीटर था 16 किलोमीटर, तभी कितना होगा 415, तो 17 किलोमीटर क्या होगा 430, तो ऐसे इंक्रीज करेंगे तो यू विल गोइंग टू गेट द 625, सिंपली मैथमेटिक्स, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके, सो आई एम